गरीब होते हैं, हर कोई यहाँ पे अमीर नहीं है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, वो बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? और मिलता भी था, लेकिन लास्ट ईयर से प्रॉब्लम हो रही है, लास्ट 2 ईयर से प्रॉब्लम हो रही है। आपने बहुत सारे कॉलेज भी कवर किए होंगे जहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुआ कि, लेकिन अब इस बार जो है एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा सर? पैटर्न जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा। और आपका एग्जाम जो है दिन में वहाँ पर 3 स्लॉट्स भी हो सकते हैं अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट जो है वो पास करना जरूरी है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET का इम्तिहान जो है वो पास करना बहुत ही लाजमी बन चुका है। उसके साथ साथ अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या कुछ असर पड़े हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, आज हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अभी हम डिग्री कॉलेज गांधरबल में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर मुस्तफा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम देने के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर हमें बताइए कि जिस तरीके से पेरेंट्स में भी ये कन्फ्यूजन है, बच्चों में भी ये कन्फ्यूजन है, CUET है क्या? CUET बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें कि एक ऑल इंडिया लेवल पे बच्चों का जो एग्ज़ाम होगा और बच्चों के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहे, कौन सी सिटी चूज़ करना चाहे, कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहे। और ये जो CUET होगा ये अंडर द बैनर ऑफ NTA होगा। अब NTA जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वही इसका एग्ज़ाम करेगी। और एग्ज़ाम के फिर पैटर्न्स है, फिर डिफरेंट क्वेश्चंस है कि किस सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो वो आगे चलता रहेगा ऐसा। एक स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट इस एग्जाम में चूज कर सकते हैं? एक स्टूडेंट कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि 10 सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। वो डिफरेंट डोमेन से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 डोमेन्स हमारे पास है, डोमेन 1, 2 एंड 3, 3 हमारे पास है। सेक्शन B उनको हम कहते हैं। सेक्शन 1 में है हमारे पास सेक्शन 1A और 1B। 1A और जो है और 1B जो है उसमें लैंग्वेजेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 में आपको डोमेन सब्जेक्ट्स मिलेंगे, और डोमेन सब्जेक्ट्स में आपका जो अपना सब्जेक्ट रहा होगा उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अदर देन लैंग्वेज। जो लैंग्वेज के बगैर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो एक चीज़ उसमें ऑप्शन एडिट कर सकते हैं कि वो एज अ स्क्राइब किसी बंदे को रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कासिर है कि वो खुद से लिख नहीं सकता, तो वो एक स्क्राइब को रख सकता है वहाँ पर। या किसी को इंजरी हो गई होगी, विद प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो अपलोड करेगा, ही कैन बी अलाउड कि वो उस एग्जामिनेशन में बैठ सकता है और एग्जाम दे सकता है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कितना हेल्पफुल रह सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए? बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपने शायद इससे पहले न्यूज़ में भी देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आई है कि जैसे दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस या कश्मीर में बहुत सारे कॉलेजेस जहाँ पर एडमिशन जो है या तो कैशमेंट बेस पे होता था कि आप कैशमेंट में हैं तो आपको एडमिशन उसी हिसाब से मिलेगा, जो नॉन कैशमेंट के थे उनको एडमिशन नहीं मिलता था या उनको सेकंड प्रेफरेंस दी जाती थी। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली में किसी बच्चे ने 99% स्कोर मार्क्स किए थे, लेकिन उसका एडमिशन फिर भी नहीं होता था। क्यों नहीं एडमिशन होता था? क्योंकि 100% मेरिट में बहुत सारे बच्चे फॉल करते थे। तो जब 100% में बहुत बच्चे फॉल करते तो 99 वाले ऑटोमेटिकली ड्रॉप होते। तो टॉप लेवल के जो कॉलेजेस नेशनल लेवल पे थे या स्टेट लेवल पे थे, वहाँ पर एक बच्चा जो 98% भी स्कोर करता था उसको एडमिशन नहीं मिलता था। नाउ ये जो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है, जो आपका सवाल था कि कैसे हेल्पफुल रहने वाला है, हेल्पफुल ये रहने वाला है कि अब एंट्रेंस बेस सारा कुछ होगा। एंट्रेंस बेस जब चीज़ें होंगी तो मेरिट जो है आपके एंट्रेंस पे बनेगा और जो आपका वेटेज है वो सारा एंट्रेंस पे ही होगा। ऐसे भी सर बच्चे हैं कि जो जिनमें ये कन्फ्यूजन है कि अगर हम 12th पास करेंगे, 12th पास करने के बाद हमें सिलेबस किस तरीके से वहाँ पे आएगा, हम पढ़ाई हम किस तरह से करेंगे और पेपर कैसे वहाँ पे आएगा, वो भी हमें बताइए। तो सिलेबस के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, तो अर्लियर जब हमारा कोई भी एंट्रेंस टेस्ट होता था तो उसका सिलेबस ऑलरेडी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे होता था या कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या डिफरेंट जो स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर मौजूद होता था। लेकिन अब आपको ना तो एक वेबसाइट पे जाना है ना दूसरी वेबसाइट पे जाना है, आपको CUET समर्थ वेबसाइट पे जाना है या NTA पे जाएंगे, वहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। और अब सिलेबस में ये है कि आपका सिलेबस जो है आपके बिल्कुल 10th 11th 10th स्टैंडर्ड लेवल का जो सिलेबस है वही है और सिलेबस मौजूद है। और दूसरी चीज़ जो है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आपका जनरल टेस्ट लिया जाएगा। जनरल टेस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि जो फाइन आर्ट के सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर आपका अलग किस्म से एग्ज़ाम होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई टीचिंग एप्टीट्यूड वाला टेस्ट है वहाँ पर आपका जनरल नॉलेज टेस्ट होगा। तो डिपेंड है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया। और वहाँ पर इवन ऑप्शन भी दिखाया गया कि आपको एग्ज़ाम किस सिलेबस के हिसाब से देना है। एक बच्चा जब अप्लाई करेगा तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी भी चढ़ती है, एलिजिबिलिटी के साथ साथ उसको ये भी पता चलता है कि उसको जनरल टेस्ट देना है
या सब्जेक्ट डोमेन टेस्ट देना है, दो में से उसको खुद ही चूज करना। और सिलेबस अवेलेबल है एनटीए वेबसाइट पे भी, अगेन मैं रिएटरेट करूं, और CUCET समर्थ पे। बिल्कुल। एग्जामिनेशन मोड क्या रहेगा और सर एग्जाम इसका कब होगा? एग्जामिनेशन मोड पे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन अभी बच्चों में है। तो सबसे पहले मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि अर्ली जो भी हमारे यहाँ एग्जाम्स होते थे वो होते थे OMR शीट बेस्ड, चाहे वो SSB का हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो। लेकिन अब इस बार जो है एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT, यानी कि एक आपको सेंटर दिया जाएगा कि आपको फलानी सेंटर में है एग्ज़ाम, और उस सेंटर में ये पॉसिबिलिटी है कि आपका स्लॉट अलग हो सकता है। अब आप कहेंगे कि स्लॉट क्या है? एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा सर? पैटर्न जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा। और आपका एग्जाम जो है दिन में वहाँ पर 3 स्लॉट्स भी हो सकते हैं। अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं तो आपका दिन में शायद 2 सब्जेक्ट में भी एग्जाम देना हो, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं होगा। मतलब मेरा मतलब ये है कि आपको एक ही टाइमिंग पे 2 सब्जेक्ट, जैसे आपने 4 सब्जेक्ट चूज किए, तो आप कहीं ये डर ना महसूस करें कि मुझे शायद एक दिन जब 3 स्लॉट है तो शायद मेरा 3 स्लॉट पर एक ही टाइम एग्जाम होगा तो मैं तो दे नहीं पाऊंगा। लेकिन वैसा नहीं होगा, बराबर आपका एग्जाम जो है आपके अपने स्लॉट के हिसाब से होगा, और दिन में आपके 3 स्लॉट्स हो सकते हैं। सबसे अहम सवाल है सर, अगर कोई बच्चा सपोज गांधरबल का है लेकिन वो अमर सिंह कॉलेज या किसी और कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं, क्या वो यहीं पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी और कॉलेज में? मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है, अभी तक बच्चे ने फॉर्म भरा है, फॉर्म के बाद उसने सब्जेक्ट चूज किया है, सब्जेक्ट चूज करने के बाद उसने एक ऑप्शन जो दिया है कि यूनिवर्सिटी कौन सी, क्योंकि जो कॉलेज अभी बच्चे ने ऑनलाइन चूज नहीं किया हुआ, या आप बच्चों से भी कंफर्म कर सकते हैं। वहाँ पर ऑप्शन आपको आता है कि किस यूनिवर्सिटी में आपका कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कोई BA BEd करना चाहता है तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आता है, डिपार्टमेंट का नाम आता है। लेकिन जब एक बच्चा कॉलेज के एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी आ जाती है, सब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन कॉलेज नहीं आता। अब आपका कहना है कि बच्चा कॉलेज कैसे चूज करेगा? उसके लिए सब्सिक्वेंटली काउंसलिंग होगी। जब अब मेरिट बन जाएगा CUCET का, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी मेरिट निकालेगी। मेरिट के बाद दे विल कॉल अप स्टूडेंट्स फॉर द काउंसलिंग, और काउंसलिंग सेशन में बच्चे को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो कौन से कॉलेज को चूज करना चाहता है। और यहाँ पर बच्चे की चॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल चूज करेगा, से फॉर एग्जांपल विल टेक एन एग्जांपल ऑफ वुमेन्स कॉलेज, जहाँ की बहुत ज्यादा रश रहता है एंड एवरीवन वांट्स टू गो देयर, या अमर सिंह कॉलेज या सिटी के कोई भी कॉलेज। अगर फॉर एग्जांपल मैं गांधरबल ले लूं तो गांधरबल में शायद उतना रश ना हो जितना वुमेन्स कॉलेज में। तो काउंसलिंग में जब आप कॉलेज चूज करेंगे तो वो आप वाइजली चूज करेंगे कि आपको किस कॉलेज में जाना है। ये नहीं कि बस मैं ठहरा सिटी का तो सिटी में ही रहूंगा, मैं ठहरा गांव का तो गांव में ही रहूंगा। आप बेस्ट चॉइस कर लीजिए अपने हिसाब से और अपना मेरिट देख के कर लीजिए। बिल्कुल सर, एक और अहम सवाल है कि जिस तरीके से अगर हम गांधरबल की बात करेंगे, यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं कहीं ना कहीं खौफजदा हो चुके हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, अगर हमारे बच्चे एंट्रेंस का एग्जाम पास नहीं करेंगे हम अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे, हिंदुस्तान की किस रियासत में भेजेंगे? हम उनके पास पैसे नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, हर कोई यहाँ पे अमीर नहीं है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, वो बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? ठीक है, अर्लियर आपका मैं सवाल समझ गया कि आप अर्लियर कहते थे कि जो भी बच्चा 12th पास कर लेता था उसको आप एडमिशन दिलाते थे कहाँ पे? कॉलेज में, और मिलता भी था। लेकिन लास्ट ईयर से प्रॉब्लम हो रही है, लास्ट 2 ईयर से प्रॉब्लम हो रही है। आपने बहुत सारे कॉलेज भी कवर किए होंगे जहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुआ कि बच्चे कह रहे हैं हमें एडमिशन नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ द रैशनलाइजेशन, जो रैशनलाइजेशन हायर एजुकेशन की तरफ से हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉलेज में 920 सीट्स है तो 920 ही बच्चे लेने, किसी कॉलेज में 300 कुछ सीट्स है तो ठीक है। तो अब कंफ्यूजन ये है कि पिछले साल से तो ये तजब्जुब जारी है। अब अगर बच्चा एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाता उसके लिए ऑप्शन क्या है? मैं आपको बता दूं कि उसके लिए ऑप्शन एक है कि पहला ऑप्शन ये है कि वो अगले साल फिर से तैयारी करे, फिर से हार्डवर्क करे और एग्जाम में बैठे और अपनी सीट जो है कवर कर ले कि उसको एंट्रेंस क्वालिफाई करना ही करना है, मेहनत करे, हार्डवर्क करे और हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, फॉर एग्जांपल हमारे जो ITIs हैं, यहाँ पर अगर मैं गांधरबल की बात करूँ, ITI कंगन है, ITI गांधरबल है और डिफरेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उनमें बहुत सारे ऐसे जगह एडमिशन खाली रहता है जहाँ पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल कोर्स का बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल टेलरिंग, उसमें तो ज़्यादातर लड़कियाँ जाती हैं एंड आपको पता है कि अगर टेलरिंग कोर्स में बच्चा अच्छे से मेहनत करे
तो ही और शी कैन अर्न मोर देन व्हाट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्न्स, उससे भी ज्यादा कमा सकता है। कोई लड़की अपना शॉप खोलती है टेक्निकल कोर्स करके, वो भी 6 महीने का, और उस पे लिखती है बुटीक, तो ऑटोमेटिकली स्टिचिंग की रेट भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो थोड़ा उसमें एडिशनल करती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको मैकेनिकल में बोलूं कि फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग वगैरह, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो कि बिल्कुल उनमें एडमिशन होता ही नहीं है। अब जो ड्रॉप हुए वो कोर्सेज कर सकते हैं, एंड दे कैन अर्न मोर देन व्हाट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्न्स। और टेक्निकल हैंड जिसके पास है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ज्यादातर देखा जो है कि बच्चे जो ज्यादा एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जो नीड आजकल की वो स्किल की है। अगर आपने देखा होगा कि इंडिया में जो प्रोग्राम्स लॉन्च अभी हो रहे हैं ज्यादातर, दे आर रिलेटेड टू स्किल इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया, बहुत सारे चीजों पे थ्रस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर मैंने जो देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग कम जाते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कोई एकेडमिक्स में फेल हो रहा है, ड्रॉप हो गया, तो वो एकेडमिक्स को छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं। एंड बहुत सारा एवेन्यू है यहाँ पर स्पेशली इस डिस्ट्रिक्ट में कि एक बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकता है, आराम से जा सकता है, और ही और शी कैन अर्न ए मतलब गुड अमाउंट। और दूसरा कि अब अगर बंदा ड्रॉप हो रहा है, ही कैन ऑप्ट फॉर इग्नो, ही कैन ऑप्ट फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, तो दोनों चीजें वो ऑप्ट कर सकता है। अगर हम सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करेंगे, क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्या असरात पड़े हमारे एजुकेशन सिस्टम पे? बहुत सारे असरात पड़े, और फोकस जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है वो स्किल पे ही है। क्योंकि अगर आप देखें कि एट ईच सेमेस्टर हमारे पास अभी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है या एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज है, जिससे कि बच्चे में ये मकसद है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल 3D टेक्नोलॉजी है, बाकी टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है एनईपी का। तो मेन एनईपी का जो एजुकेशन सिस्टम में है वो मैं समझता हूँ कि रेवोल्यूशन लाने वाला, बिकॉज अभी एक अपनी बर्डिंग स्टेज में है, और बच्चे को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली है एनईपी की वजह से, बिकॉज नाउ स्टूडेंट कैन चूज अ सब्जेक्ट ऑफ हिज चॉइस। अर्लियर हमारे पास क्या होता था कि वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉलेज में होते थे स्ट्रीम्स, ये स्ट्रीम आपको लेनी है, और उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए खाली कुछ वैकेंसीज होती थी। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रीम में खाली 100 बच्चे जा सकते हैं, इसमें 200 जा सकते हैं। लेकिन एनईपी ने वो सारा कुछ जो है उसको बहुत ही बिल्कुल तब्दील किया है, यानी कि बिल्कुल एक रेवोल्यूशनाइज्ड फॉर्म में एक नए एजुकेशन सिस्टम के साथ आए हैं। और मकसद ये है एनईपी का कि इंडिया को एक नॉलेज गुरु बनाया जाए, यानी कि जिस तरह एंशंट इंडिया में, यानी कि वैदिक पीरियड के दौरान, जबकि यूरोपियंस को बात करना भी नहीं आती थी, लेकिन तब जो वैदिक सिस्टम में इंडिया में जो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट था वो पहले से था, तब कि जब अंग्रेजों को अपनी स्क्रिप्ट भी लिखनी नहीं आती थी। तो ये मकसद एनईपी का है कि इंडिया को फिर से एक नॉलेज गुरु बनाया जाए एट इंटरनेशनल लेवल, और आई बिलीव कि इस मकसद में वो कामयाब हो। अगर हम सर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात करेंगे या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे, क्या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बाद या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे, क्या इन सब चीज़ों के बाद हमारे बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कल क्रैक कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना एनईपी तक नहीं है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना एक बच्चे का अपना डोमेन है कि वो कितनी मेहनत करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अगर बच्चा कॉलेज आता है, टीचर के पास बैठता है, वो उसको बताता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे, कौन सी रेफरेंस पढ़ेंगे, कौन सी वेबसाइट जो है कंसल्ट करेंगे, एंड आपको मेहनत किस लेवल की करनी है। तो एनईपी जो है एक पॉलिसी है, लेकिन जो आपका सवाल है उसमें यह है कि बच्चे को मेहनत खुद से करनी है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना बता दूं कि जब मैंने भी अपने पोस्ट के लिए जो है तैयारी की थी, तो एट दैट टाइम आई हैड वन थिंग इन माइंड, दैट दिस इज द चांस दैट आई मस्ट नॉट लूज, ये इस चांस को मुझे लूज नहीं करना है। एंड फॉर दैट आई डिड अ हार्ड वर्क, यानी कि मुझे वो चीज़ छोड़नी पड़ी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप कोई भी सक्सेस स्टोरी लीजिए, चाहे किसी ने केएस क्वालिफाई किया, किसी ने आईएएस क्वालिफाई किया, उसमें आप ये देखेंगे कि जिस किसी ने भी कोई चीज़ क्वालिफाई की है, ही और शी हैज़ गिवन अ सैक्रिफाइस, दैट इज जो उसको सबसे अच्छी चीज़ पसंद थी, उसको छोड़ के वो अपने कोकून में रहे, अपने कमरे में रहे, मेहनत की, और मेहनत के बाद उनको अपनी मेहनत का फल मिला।